गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि अगर हमको जो बहिष्कार करना है और हमको अगर स्वदेशी को अपनाना है, तो फिर तो स्वदेशी का कॉन्सेप्ट पास ही नहीं हो पाएगा। फिर तो व्यक्ति ये करेगा कि अंग्रेजी वस्तुओं को छोड़ करके फिर वो एक काम कर लेगा, वो अमेरिकी वस्तुओं को ले लेगा, है ना, यूरोप की चीज़ों को छोड़कर फिर वो अफ्रीकी वस्तुओं को खरीदने लग जाएगा, है ना। तो फिर तो स्वदेशी की कहाँ पर, फिर तो वो एशिया के बाकी देशों से चीज़ों को खरीदने लग जाएगा या उन चीज़ों का स्वागत करेगा। तो इसके लिए एक काम करते हैं, संपूर्ण रूप से जो भी विदेशी चीज़ है उसका त्याग करते हैं। और विदेशी वस्तु, वस्तु का मतलब समझ रहे हो, गुड्स का। तो गुड्स में क्या क्या आपका या अन्य कौन कौन सी विदेशी चीज़ें जिनका इसमें बहिष्कार हुआ, तो उन चीज़ों को नोट करना। पहली चीज़ इसमें की गई आपका बहिष्कार, वकालत। जितने भी लोग एडवोकेसी कर रहे हैं, जितने भी लोग इन ब्रिटिश कोर्ट, भाई कोर्ट किसका सिस्टम था, वो तो अंग्रेजों का सिस्टम था। आप कहोगे हाँ जी भैया, भाई आप सबने पढ़ा ना पॉलिटी में, हाई कोर्ट एक्ट लेकर ये 1861 में, तो 1862 में पहला हाई कोर्ट बना। या सुप्रीम कोर्ट जो प्रणाली थी आपका रेगुलेटिंग एक्ट से आपका कलकत्ता में, वो सब आप लोग जानते हैं। तो वो सब किसका था, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई न्याय नहीं होता है, ये सिर्फ ब्रिटिशियर्स की मदद करते हैं और यूरोपियंस की मदद करते हैं, तो इनका बहिष्कार करो, कोई वकालत नहीं होगी। जितने लोगों के पास में उपाधि हैं, ठीक है, उपाधि यानी कि टाइटल्स हैं, उनको छोड़ दो। टाइटल्स जितने भी पास में है, जैसे आप जानते हो इस समय पर आपका गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि को छोड़ दिया, है ना। और बहुत सारे लोगों ने आपका जो आपका जमनालाल बजाज थे या बाकी जितने भी लोग थे जिनके पास भी कोई भी उपाधि थी, ज्यादातर लोगों ने उसको त्याग दिया। तो उपाधियों का अंत हो, ठीक है, उपाधि छोड़ दो, सारे लोग कोई उपाधि नहीं लेगा। जो विदेशी शिक्षा है इसको भी हमको खत्म करना है, ठीक है। जितने भी लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं इन सबको सरकारी नौकरी छोड़ देनी है, सरकारी नौकरी छोड़ देनी है, ठीक है। और इनके द्वारा जो भी कानून है उसका भी बहिष्कार करो, जो लॉ है कानून का, ठीक है। यानी एजुकेशन को भी बायकॉट करो, एजुकेशन को बायकॉट करो, गवर्नमेंट जॉब्स को बायकॉट करो, गवर्नमेंट जॉब्स को बायकॉट करो, और कानून यानी कि जो लॉ है इसका भी बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। तो ये प्रमुख मुद्दों पर बात हुई। तो अब यहाँ पर एक बात अड़ी कि भाई सभी लोग तो प्रत्यक्ष रूप से विरोध नहीं कर सकते हैं। सभी लोग तो ऐसा नहीं है ना कि लाठी डंडा लेके सब व्यक्ति उस मस्तिष्क के होते भी नहीं, कुछ आपका ऐसे भी होते हैं जो शांत हृदय वाले व्यक्ति होते हैं, वो ये कहते हैं उनकी भावना तो है भारत के साथ में, वो ये कहते हैं कि हाँ परिवर्तन तो होना चाहिए, ब्रिटिश राज से मुक्ति तो मिलनी चाहिए, लेकिन हम लोग प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन में नहीं जुड़ सकते हैं कि भीड़ का हिस्सा बनेंगे। आपका भीड़ में कई बार गड़बड़ भी हो जाती है ना, आप सबने देखा होगा, अक्सर आप लोग देखते होंगे भगदड़ हो जाती है ना। किसी भी एक विरोध के मुद्दे पर या खुशी के मौके पर कभी भी भीड़ हो, कई बार तो आप देखोगे संतों की सभाओं में भगदड़ हो जाती है। यूपी का ही मामला था। अभी आपने देखा होगा क्रिकेट के लिए जो फैंस है, अब उनकी भीड़ जुटी हुई थी, खुशी मनाने गए थे, और इतने लोग आपका वहाँ पर क्या हो गए उनको, मतलब हम सब लोग मिल के आपकी तरफ से हमारी तरफ से हम श्रद्धांजलि देते हैं कि ये घटना घटित हुई, लेकिन वो सब लोग तो अपनी खुशियां व्यक्त करने गए थे, है ना। लेकिन उनको मिली क्या, उसके बदले में मृत्यु मिली। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं वो भीड़ से बचना चाहते हैं, वो ये कहते हैं नहीं हम भीड़ में शामिल नहीं होंगे, हम इसको किस तरह से सपोर्ट करें, इसके लिए कोई अलग रास्ता हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अलग रास्ता तय किया गया क्या, भैया आप एक काम करो, आप मद्य निषेध के लिए काम करो, मद्य निषेध के लिए, इनको बोलते हैं हम आपका रचनात्मक कार्य। कुछ रचनात्मक कार्य करने की बात की गई, रचनात्मक कार्य करने की बात की गई, जैसे मद्य निषेध, मद्य निषेध, समझ रहे हैं? रचनात्मक कार्य मतलब क्रिएटिव वर्क्स, जिनसे कुछ चेंज आता हो, क्रिएटिव वर्क्स। तो भाई आप एक काम करो, जो लोग आंदोलन से सीधे रूप से नहीं जुड़ रहे हैं वो गाँवों में जाओ, और गाँवों में जा कर के अल्कोहल प्रोहिबिशन की बात करो। ये जो शराब है वो, उससे मुक्ति हमको पानी है, समाज का ये नाश करता है, अल्कोहल प्रोहिबिशन। लोगों के घरों में कलेश का कारण ये है, बहुत सारे लोगों के अंदर स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं वो अल्कोहल की वजह से पैदा होती हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा अवेयर करो इसके लिए, हमको अपने देश को बचाना है, इसकी संस्कृति को बचाना है, सुसंस्कृत लोगों को बचाना है, तो आपको मद्य निषेध के लिए काम करना चाहिए। तो ऐसी भी विंग बनी जो इन क्षेत्रों के लिए काम कर रही थी, जैसे अस्पृश्यता निषेध पर काम करो। और देखो ये चीजें अगर तुमने आज भी अपना ली, ये चीजें तुमने आज भी अपना ली, तो एक नए समाज का निर्माण आप कर सकते हैं। अस्पृश्यता निषेध यानी कि अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी प्रोहिबिशन, यानी जो छुआछूत जैसी चीजें हैं, ऊंचा नीचा जैसी चीजें, इन सबको त्यागने के लिए लोगों में प्रचार प्रसार करो कि ऐसा कुछ नहीं है। कौमी एकता की बात करो, ठीक है, और नेताओं के भड़कावे में ना आओ।
कौमी एकता मतलब जो आपका, अगर हम इसको एक शब्द में बोल सकते हैं, नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी। भाई हमारे देश में सब लोग रहते हैं, सभी धर्म के व्यक्ति हैं, तो उनके अंदर किस तरह से वो कौमी एकता का भाव पैदा होगा, तो उसके लिए काम करने होंगे। ठीक है, बाकी बरगलाने में किसी के आना नहीं है। नेशनल यूनिटी के लिए काम करो, लोगों से संवाद करो, स्वच्छता पर काम करो, स्वच्छता, स्वच्छता पर काम करो। ठीक है, क्लीनिनेस पर, क्लीनलीनेस, स्वच्छता पर काम करो, स्वच्छता पर मैसेज दो, गांव गांव को जाकर के लोग साफ करने लगे। आर्थिक समानता पर काम हो, आर्थिक समानता पर जोर दो। आर्थिक समानता, कल भी हमने कहा था ना आपसे कि आपका इकोनॉमिक इक्वलिटी, ये भी गांधी जी के सिद्धांतों में था, इकोनॉमिक इक्वलिटी। अच्छा, अब हम आपसे पूछेंगे इकोनॉमिक इक्वलिटी हमारे देश में क्यों नहीं है, आर्थिक समानता क्यों नहीं है। बहुत छोटा सा शब्द आपको लिखना है, आप क्या समझ पाते हैं इस बारे में बताएंगे। छोटा सा शब्द लिखो, हमारे देश में मतलब ये इतना अंतर क्यों है, इतना अंतर क्यों है, तो उसके मूल कारण होते हैं। तो आर्थिक समानता के लिए गांधी जी ने क्या कहा, एक तो शिक्षा, ये मूल कारण है कि भाई शिक्षा सभी को उपलब्ध नहीं है, शिक्षा सभी को उपलब्ध नहीं है। और जब शिक्षा ही उपलब्ध नहीं है हर वर्ग को, उनको पढ़ने तक का अधिकार नहीं है, बहुत सारे लोग आर्थिक पैसे से इतना तंग हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ा तो नहीं सकते हैं, अगर पेट भी भर जाए दिन का तो बड़ी बात होगी। तो क्या बोलेंगे उनके लिए, शिक्षा एक सबसे मूल कारण ये होता है कि वो एजुकेट नहीं हो पाते हैं। शिक्षा के ऊपर तो आप जानते हैं गवर्नमेंट जीएसटी जैसी चीजें लगा देती है। सोने पर जीएसटी कितना, 3%, शिक्षा पर जीएसटी कितना, 18%। होना तो उल्टा चाहिए ना, भाई जो सोना पहनेगा, जो हीरा पहनेगा उसके पास तो ज्यादा पैसा होगा, तो वो तो एक्स्ट्रा टैक्सेस दे सकता है, लेकिन एजुकेशन की जरूरत जिनको है तो वहां पर तो वो टैक्सेस कम होने चाहिए। आप बताएं, हाँ या ना। तो आप कहेंगे शिक्षा, ये सबसे मूल कारण है आर्थिक असमानता का। ठीक है, आर्थिक असमानता का। किसान, किसानों की स्थिति देश में क्या है, भाई किसान जो पैदा करता है उसको उसकी फसल का उचित मूल्य क्या मिलता है। अब देखिए किसान जो पैदा करता है उसमें कितना तो उसके खाद बीज आदि, खेतों की जुताई, जो छोटे किसान हैं जिनके पास अपने ट्रैक्टर नहीं है, तो उनका तो बहुत एक हिस्सा, और एक मशीनाइजेशन जो हुआ है तो लगभग 50% तो उसका ऐसे ही चला जाता है। और फिर उसके बाद में उसको क्या उचित मूल्य मिलते हैं बाजारों में, उन्हीं चीज़ों को फिर क्या बोलेंगे आपका, आप प्रोसेस करके बहुत महंगे में बेचा जाता है, तो किसानों को वो मूल्य नहीं मिल पाते, ये भी एक आर्थिक असमानता का कारण है। तीसरी चीज यहाँ पर है मूल रूप से भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, कि जिस योजना के माध्यम से जो विकास जिस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए वो उस तक नहीं पहुंच पाता है। और भ्रष्टाचार की वजह से क्या है कि आप देखते हो बहुत सारे नेता मंत्रियों के पास में क्या है, कितना पैसा है उनके पास में, क्या उनको इतना पैसा मिलता है, किसी फंड से उनको इतना पैसा मिलता है, लेकिन धीरे धीरे क्या करते हैं वो आपका चीज़ों को ग्रैब करने लग जाते हैं, और फिर उनके पास में पैसा होने लग जाता है। ठीक है, वो फैक्ट्री मालिकों से, जो लोग व्यवसायी हैं उनसे पैसा लेते हैं, व्यवसायी और फैक्ट्री मालिक क्या करते हैं, वो मजदूरों का फिर शोषण करते हैं। तो वो जो शोषक लोग होते हैं, शोषक, या जिनको हम चूसक लोग कहते हैं, वो समाज को फिर आपका चूसने लग जाते हैं, या समाज का शोषण कर करके अपनी फिर जेबें भरने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो होता है भ्रष्टाचार, मतलब फेयर तरीके से नहीं पैसा कमाना, यही भ्रष्टाचार है। फेयर तरीके से जो चीज़ के लिए तुम लायक हो वो तुमको ना प्राप्त होना। ठीक है, फेयर तरीके से, और उसको लिए तुम क्या करोगे, किसी और मार्ग को अपना लो, तो वही भ्रष्टाचार का। तो भ्रष्टाचार एक मूल कारण है इस देश में, मानते हो आप या नहीं मानते हो। अब भ्रष्टाचार के लिए क्या सरकारों को उपाय करना चाहिए, तो गांधी जी ने इस बारे में बात की कि भाई भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, इसके लिए सरकारों को अपनी विंग बनानी चाहिए, जांच समितियां बनानी चाहिए, और जो व्यक्ति आपका भ्रष्टाचार में लिप्त हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप देखिए कुछ 2 महीने के लिए कोई आपका सस्पेंड होता है और फिर बहाल कर देते हैं उसको, लाइन हाजिर कर देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं। नहीं तो होना तो ये चाहिए ना, जिसके खिलाफ सबूत मिल गए, सबूत मिल गए आपका, या किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य में संलिप्त पाया गया, तो उसको हमेशा के लिए बैन करना चाहिए। तभी तो डर पैदा होगा उसके अंदर, या नहीं होगा बताइए। तो ये मूल कारण है। तो गांधी जी ने इस पर कहा कि हमारे देश को अगर आप आर्थिक समानता लाने की बात कर रहे हो, इकोनॉमिक इक्वलिटी लाने की बात कर रहे हो, तो इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार के काम करने से बात बन जाएगी। इसके लिए तीन पक्षों को काम करना पड़ेगा। एक तो आपका सरकार, सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है। जो सोसाइटी है, समाज भी इसके लिए जिम्मेदार है, समाज, खुद समाज, और निजी क्षेत्र जो आपका प्राइवेट है, निजी क्षेत्र, इन सबको मिलके काम करना पड़ेगा। जब तक ये तीनों मिलके नहीं काम करेंगे तब तक ये देश की समस्याएं नहीं खत्म होंगी।
समाज कैसे इसके लिए जिम्मेदार हो गया? तो समाज ऐसे ही जिम्मेदार हो गया ना। बहुत उदाहरण आप देखते होंगे अपनी सोसाइटी में कि किसी को आज मान के चलो बेटियों की शादी होने लग गई, तो अगर कोई व्यक्ति अपनी बेटी की शादी अच्छे से नहीं कर पाएगा तो समाज में क्या उसको एक अच्छा घर मिल पाएगा? अगर किसी के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं तो क्या एक बहुत अच्छा घर उसकी बेटी को मिल पाएगा? बोलेंगे अभी फटाफट से। क्या बहुत अच्छे या वेल्थी लोग जो हैं एक्सेप्ट करेंगे? सच्चाई क्या है? सच बताना। हाँ, एक्सेप्शन की बात नहीं करेंगे। कुछ अपवाद हो सकते हैं जो सिर्फ योग्यता को स्वीकार करते हों, जिनको दहेज जैसी चीजों की आवश्यकता ना हो। वो गिने चुने लोग हैं इस समाज में। तो समाज भी क्या चाहता है? समाज भी इसके लिए जिम्मेदार है। समाज भी कहता है कि नहीं, दहेज होना चाहिए, दहेज मिलना चाहिए। अब दहेज देने के लिए तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, धन की जरूरत पड़ेगी। तो धन के लिए वो व्यक्ति क्या करेगा? जो एक नौकरी पर था या कहीं से भी आपका काम कर रहा था, तो वो फिर क्या करेगा? वो बाकी सोर्सेज का इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार को जन्म दे करके उस वेल्थ को क्रिएट करेगा। तो बहुत सारी सामाजिक प्रथाएं कारण बनती है, जैसे कि देश में किसी एक विषय के लिए महंगी शिक्षा हो जाना। अब आप कोई व्यक्ति है साधारण नौकरी कर रहा है तो वो अपने बच्चे को एक हायर एजुकेशन, बहुत क्लासिक एजुकेशन नहीं दे सकता, हायर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो वो क्या सोचेगा? मुझे बच्चे पढ़ाने हैं। कोई सोचेगा मुझे विदेश में पढ़ाने हैं, तो उसके लिए उतना पैसा चाहिए। तो वो वेल्थ, तो बहुत सारी चीज़ें क्यों जिम्मेदार हो गई? बहुत सारी जिम्मेदार हो गई कि समाज की ऐसी मानसिकता है, उसकी वजह से उसने जन्म दे दिया। ठीक है। तो उसने, गांधी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई इन तीनों क्षेत्रों को मिलके काम करना पड़ेगा। तो ये गांधी जी का सारा विजन था, मतलब उन सब लोगों के साथ में। ठीक है। तो इसका विरोध क्यों हुआ फिर? विरोध क्यों हुआ? तो इसका जो विरोध किया वो यहाँ पर किनारे पे लिखना। विरोध करने वाले लोग कौन कौन थे? विरोध करने वाले, हु अपोज्ड। क्यों 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 विरोध किया? विरोध किस किस ने किया? असहयोग का विरोध, ये लिख लेना। असहयोग आंदोलन का विरोध सबसे पहले तो एनी बेसेंट ने किया। एनी बेसेंट कहाँ पर थी? एनी बेसेंट कौन सा लीग चला रही थी? एनी बेसेंट किस मामले पे इन्होंने विरोध किया? इन्होंने कहा कि जो विदेशी वस्त्र हैं, क्योंकि ऐसा हुआ कि विदेशी वस्त्रों का जब बहिष्कार हुआ, मैंने क्या बोला? विदेशी वस्तुओं का, तो इसमें वस्त्र आदि सब कुछ था। वस्त्र भी लिख लेना आप इसमें, ठीक है, कहीं पर किनारे पर वस्त्र। तो जब वस्त्र आदियों का बहिष्कार शुरू हुआ तो एनी बेसेंट ने ये कहा कि भाई वस्त्रों की जो होली जलाई जाती है, विदेशी वस्त्रों की, इससे देश को नुकसान होता है। एक बार तो आप उसको ला ही चुके हैं ना, तो इस तरह की होली ना जलाई जाए, है ना। इस तरह की होली ना जलाई जाए, उससे देश को आर्थिक नुकसान होता है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहते थे इसी बात को। तो ये बढ़ गई आपका कि गांधी जी जो एकदम से सरासर विरोध करा रहे हैं, गलत है। उसीलिए उसी स्टेटमेंट उन्होंने कहा था क्या, कि जो है आपके सामने, जैसे मैंने कल भी बताया आपको, उन्होंने कहा था कि शैतान के रूप में आपके सामने देवदूत भी आ सकता है। ठीक है। शैतान के रूप में नहीं, शैतान के रूप में देवदूत नहीं आ सकता। इसको एकदम से उलट करिए, ये तो सही स्टेटमेंट हो जाएगा नहीं तो। उन्होंने कहा था कि शैतान भी देवदूत के रूप में आ सकता है। शैतान भी देवदूत के रूप में आ सकता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? क्या है कि आप तो सोच रहे हैं कि आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सही मायने में अच्छा ही सोच रहे हो। तो ये कुछ भी कह देती गांधी जी को। आपको याद, राजनीतिक कच्चा कह दिया था इन्होंने। अब भैया इनकी बातों को किसी ने जो है जोर नहीं दिया, तो इन्होंने क्या कर दिया था उस समय पर? होम रूल से इस्तीफा दे दिया। होम रूल से इन्होंने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। होम रूल से इस्तीफा। और गांधी जी ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम इस्तीफा दे रहे हो तो हम चलाएंगे होम रूल को। आपको याद है बाद में अखिल भारतीय होम रूल लीग बना था और गांधी जी उसके अध्यक्ष बन गए थे, याद है 1920 में। तो गांधी जी ने कहा नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं, हम चलाएंगे। और इस समय पर ही मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस्तीफा दे दिया, गांधी जी की नीतियों से परेशान होकर के। दूसरा कौन है विरोध में? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना का क्या स्टैंड था? जैसे एनी बेसेंट ने तो कहा था बहिष्कार नहीं होना चाहिए, मोहम्मद अली जिन्ना का स्टैंड था कि ये जो गांधी जी अभी लोगों से प्रॉमिस कर रहे हैं कि खिलाफत और असहयोग एक साथ चलें, तो यहाँ पर गांधी जी तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि कैसे ही मुसलमान व्यक्तियों की भावना उनसे जुड़ जाए। मुसलमान व्यक्ति ये समझ ले कि यार गांधी जी तो हमारे बारे में भी ख्याल कर रहे हैं, है ना। तो ये कह करके जिन्ना ने विरोध किया और उन्होंने कहा कि खिलाफत और असहयोग एक साथ नहीं होने चाहिए। खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन डोंट बी गुड टुगेदर, वो एक साथ नहीं चलने चाहिए। खिलाफत और असहयोग, ये किसने कहा था? ये जिन्ना ने कहा था। तो जिन्ना भी विरोध में आ गए, आप समझ गए होंगे। तीसरे व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, एक साथ ही रहते थे। तो मोतीलाल, मोतीलाल नेहरू